तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th नाउ देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप जो चीज़ें सीख रहे थे वो थी अरीनेस इक्वेशन। और अरीनेस इक्वेशंस में से हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें अलग अलग निकालते हुए जा रहे थे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हालात में अच्छे से आ सकें। हमने आपको अरीनेस इक्वेशन बताई k इज़ इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया और फिर ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को लास्ट लेक्चर में डिराइव किया गया था। एक बार ज़रा इस इक्वेशन को अलग से फिर से लेते हैं। k इज़ इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर आपको याद हो तो ये a को मैंने बताया था ये होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसे अर्हीनियस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी। और हमारा ये पार्ट इसे हमने कहा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collision are effective, whose collision are effective। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। इफ़ेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिनकी वजह से कोई भी रिएक्शन होती है उसको इफ़ेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। आज मैं अपने आप ही यहाँ पर कुछ एक दो इक्वेशंस हम यहाँ पर उनको डेवलप करेंगे और ताकि उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सके जिनको मुश्किल माना जाता है। नो डाउट आज का टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि पिछली क्लास और इस क्लास में से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को थोड़ा साइड में यहाँ अलग से लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये अंडरस्टूड है क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collision are effective, whose collisions are effective is represented by e raised to the power minus e upon rt। e raised to the power minus e upon rt से रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटाने के लिए यहाँ का ln लिया जाएगा। तो लेट मैं इस बात को ऐसे मान लेता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाने के लिए यहाँ लिखता हूँ ln और फिर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, इसको ले लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू थोड़ा सा स्पेस बना के ln को भी हम यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट कर दें ln, और अब ये हमारे पास हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटा दिया माइनस ई अपॉन आर टी। और अगर मुझे ln को हटाना हो तो आपको मैंने इस चैप्टर में कई बार बताया है कि ln को हटाने के लिए 2.303 लॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। 2.303 लॉग और फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमारे पास हो गया 2.303। उस तरफ ले जाएंगे अगर हम तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। देखो ये एंटायर टर्म यहाँ पर आ गई ऐसे, और 2.303 को हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए ये आपकी बुक में नहीं दिया जाता, इसको हम खुद से ही आसान बनाने के लिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 2.303 ये हमारे पास आ गया। लॉग हटाएंगे तो वहाँ का एंटी लॉग, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collisions are effective is equal to antilog of minus E upon 2.303 RT। ये एक्सप्रेशन यहाँ से याद रखेंगे, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collisions are effective antilog minus E upon 2.303 RT। ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर जहाँ हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। बुक में जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन दिखता है, लेकिन हम उसी को शॉर्ट करने के लिए इस फार्मूले को यहाँ पे लेके आए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने एक डेरिवेशन के तौर पे ताकि आपको ये चीज़ लर्न हो जाए। अरीनेस इक्वेशन थी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाया, ln हटाने के लिए 2.303 और फिर लॉग को हमने वहाँ
लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग चाहिए, और इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। तो इस फार्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसी एक छोटी सी चीज़, इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का आखिर क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। रेट कांस्टेंट पे या रिएक्शन के टाइम्स में आपको हमने पहले बताया है, कैटलिस्ट कैन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन 10⁻10 टाइम्स, इतना फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन डेराइव करना तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखो, डेल्टा ई आर टी लॉग के सी अपॉन के। लॉग के सी अपॉन के है रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, और के सी है रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और के है विदाउट कैटलिस्ट। और इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ लॉग के सी अपॉन के और डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। डेल्टा ई ए है चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आपसे कहा जाता है कि विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है 40 किलो जूल और विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है 20 किलो जूल, तो 40 to 20 चेंज कितने का हुआ, 20 का। तो डेल्टा ई ए चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लॉग हटाने के लिए वहाँ का एंटी लॉग, सो आई कैन से के सी अपॉन के इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आया। यहाँ मैंने आपको बताया के सी है रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और के है रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी एक कैटलिस्ट की एब्सेंस में है और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। हमेशा ध्यान रखें, रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है, यानी के सी अपॉन के ये वैल्यू हमें बताएगी कि कोई रिएक्शन कितने गुना इंक्रीज़ हुई, किसी रिएक्शन की रेट कितने टाइम्स इंक्रीज़ हुई, ये हमें के सी और के की वैल्यू बताएगी। तो हम के सी अपॉन के को, इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल टू एंटी लॉग डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन रटनी है, याद करनी है। बुक से हटके अनकन्वेंशनली मैं दो फार्मूले यहाँ पर अलग से लेके आया हूँ, अलग से आपके लिए डिराइव किए, क्योंकि इनमें पास्ट में देखा गया है कि न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल पे भी, कॉम्पिटिटिव पे भी, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे है, तो हम बोर्ड में भी इग्नोर नहीं कर सकते, और कॉम्पिटिटिव में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल को इग्नोर हरगिज़ नहीं कर सकते। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ ये कहा गया कि एक रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, एब्सेंस में है, बताओ कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगी, कैटलिस्ट शब्द आते ही अपने आप आपने इस इक्वेशन को लेके आना है। अगर आपसे कहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, तो उसका फार्मूला भी आपको बताया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ये फार्मूले अपने एक चैप्टर की शीट बना लें। देखो सबसे आसान क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में वाइट पेपर होता है ना, A4 या A6 जो भी होता है, उस वाइट पेपर के ऊपर आप आधे आधे पेज पे फार्मूले के लिए, आधा पेज या एक पेज जितना आपसे बनता है, चैप्टर के फार्मूले ज़रूर लिख लो। जैसे केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, रेट ऑफ अपीयरेंस का फार्मूला, रेट इन एटमॉस्फेयर पर टाइम, रेट इन मोल पर लीटर पर टाइम, इनके बीच का रिलेशन का फार्मूला आ गया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, जीरो ऑर्डर का आ गया, सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का आ गया, उसका फार्मूला लिख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, ये बताया है। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को एक जगह कंपाइल करके रखो। कॉपी में अगर लिख रहे हो
तो कॉपी में लास्ट में बेशक से 2 पेज बना लो, या 1 पेज अलग से निकाल के उस पर सभी फार्मूले लिख के चैप्टर के आगे लगा लो। कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा करना होगा कि सारे फार्मूले एकदम से सामने हों, फार्मूलों को देखें और किसी भी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। हमें इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर करने ही होंगे। आइए अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। आप भी ज़रा एफर्ट्स ज़रूर करना। अगेन मैं कहूँगा, लॉग एंटी लॉग अगर नहीं आता तो गड़बड़। आपको मैं पिछले कई लेक्चर से बार बार लॉग एंटी लॉग के ऊपर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो आपको ज़रूर हर हालत में आना चाहिए, कोशिश ज़रूर कीजिए। पहला फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए, log K2 by K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। पहला फार्मूला हमारा ये रहेगा। K1 है रेट कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर T1, हाई टेम्परेचर T2। इस तरह से टेम्परेचर को देखो, ध्यान रखना, K1 रेट कांस्टेंट एट T1, T1 हमेशा लोअर टेम्परेचर, K2 रेट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर T2। तो T1 हमेशा लोअर टेम्परेचर होगा, T2 हमेशा हायर टेम्परेचर होगा, इस बात को समझना। R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है। यही वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है, और यही 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है। आर की वैल्यू या तो जूल में या किलो जूल में या कैलोरीज में, ये डिपेंड करता है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी जूल में ले रहे हैं, किलो जूल में ले रहे हैं या कैलोरीज में ले रहे हैं। आप जिस भी यूनिट में आर की वैल्यू लेंगे उसी यूनिट में आपको ए की वैल्यू लेनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जिस यूनिट में निकालनी है उसी यूनिट में आपको ये वैल्यू कंसीडर करनी है। कोशिश कीजिए, अगर खुद से ही सिलेक्ट करना हो तो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप जूल में भी निकाल के आ जाते हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी सही रहता है। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 के न्यूमेरिकल करते हैं, जहां हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। इनके अलावा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैटलिस्ट, इसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। पहले जरा इसी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, आप भी मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। द रेट कांस्टेंट आर 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड एट 27 डिग्री एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट EA। ये एक ट्राइबल वाला न्यूमेरिकल, ताकि आप चीज़ों को पहचान सकें, कहाँ क्या दिया गया है उसको पहचान सकें। अब ज़रा देख लो चीज़ों को, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कहाँ है क्या है। आपसे कहा गया है कि भाई 2 टेम्परेचर हैं, एक 27 और एक 37। पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मानना है। तो लो टेम्परेचर मैंने कहा था T1 मस्ट बी लो टेम्परेचर, 273 + 27, 273 + 27 कितना हो गया, दिस इज 300 केल्विन। और T2 हाई टेम्परेचर, और ये हो गया आपका 273 + 37, और ये मिला कितना हो गया 310 केल्विन, यही आएगा। इस तरह से आपके पास ये टेम्परेचर रेंज यहाँ पर बनेगी। अब ये देखो, ये हमने टेम्परेचर रेंज को तो यहाँ पर देख लिया, ये हमने टेम्परेचर रेंज को यहाँ पर देख लिया। अब लो टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 का है ना, कि रेट कांस्टेंट इतना एट दिस टेम्परेचर, इतना एट दिस टेम्परेचर। तो जो इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है उसे K1 माना जाएगा।
1 इंटू 10⁻³ और जो हाई टेम्परेचर पे है उसे K2 माना जाएगा। ये हमने यहाँ पर मान लिया। बस अब क्या करो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। K1 आ गया, K2 आ गया, T1 T2। R की वैल्यू, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी किस यूनिट में निकालनी है, तो कोशिश आइदर जूल और किलो जूल। किलो जूल प्रेफरेबल होता है, तो हम कहेंगे R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। फार्मूला है log K2/K1 E/2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2। अब वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज log K2 2 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ E/2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ T2 माइनस T1। अब T2 310 माइनस 300 डिवाइड बाय 310 इंटू 300। और अब आप समझ सकते हो ये कितने पे गया, 2 पे, log 2.3010 0.3010 2.303 यहाँ चला जाएगा, 2.303 8.314 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू EA 310 माइनस 300 बचा 10 यहाँ पर आएगा, सो डिवाइडेड बाय 10 और 310 और 300 ऊपर चला जाएगा, सो वी कैन से मल्टीप्लाई बाय 310 एंड 300 दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से जब आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 53.6 किलो जूल ये आपका जवाब यहाँ पर सॉल्व करके आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में नो डाउट कैलकुलेशन भी काफ़ी हैं, लॉग का इस्तेमाल भी है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो आपसे ना हो। डिवीज़न तो काफ़ी 10 से डिवाइड करना, जो कि कोई भी डिवाइड कर सकता है बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर हो जाता है। एग्ज़ामिनर को भी ये बड़ा सा न्यूमेरिकल दिखाई पड़ता है, उन्हें भी लगता है कि भाई एक बड़ा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स चेक होगा, तो ये न्यूमेरिकल बच्चे को ज़रूर दे देना चाहिए। और मज़े की बात है कि इस टॉपिक में से, अब मैं आज से कुछ सालों पहले की बात करूं, तो करीब 4 साल में 2 या 3 बार यहाँ से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन इस टॉपिक में से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलो नेक्स्ट को ट्राई करते हैं मिलजुल के। कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप बताना, और मज़ा तो खैर तभी आता है जब आप बताते हैं। सो लेट्स सी, हमारा अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल when temperature changes from 27 degree centigrade to 127 degree centigrade. Calculate EA. कैलकुलेट EA। देखो, करो, ट्राई करो, होगा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो, एक्टिवेशन एनर्जी तो ज़रा तबीयत से निकालो यारो, ये वाली बात है। तो कोशिश करने पे डेफिनेटली इसका जवाब तक आप पहुंच सकते हो। स्टेटमेंट पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो। पहले टेम्परेचर ले लो, लो टेम्परेचर T1, हाई टेम्परेचर T2। सो आई कैन से T1 273 + 27 that is 300 Kelvin, T2 273 + 127 is equal to 400 Kelvin। ये दो टेम्परेचर। अच्छा, रेट कांस्टेंट नहीं दिया गया, कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल। अब सीधी सी बात है कि रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल, तो मैं ये मान लेता हूँ कि लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट x था, लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट x था, और हाई टेम्परेचर पे ये हो गया ट्रिपल यानी 3x।
लो टेम्परेचर पे x और हाई टेम्परेचर पे 3x। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। R की वैल्यू जैसे कि मैंने सिखाया था 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, यानी फिर वही log K2/K1 EA/2.303 R T2 माइनस T1 और T1 डिवाइडेड बाई T2। अब देखो ज़रा वैल्यू K2 दैट इज़ 3x, सो वी कैन से log 3x/x, ये निकालना है 2.303 8.314 इंटू 10⁻³ और T2 दैट इज़ 400 माइनस 300 डिवाइड बाई 400 इंटू 300। अब आप समझ सकते हो x से x कैंसिल आउट हुआ, log 3, तो 0.4771 log 3 की वैल्यू मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको याद करवाई है। और बस बाकी चीज़ों को इधर से उधर लेके जाओ, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करने के बाद अपने आप इसका जवाब आपके सामने होगा। डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सॉल्व करने पे एक्टिवेशन एनर्जी आएगी जो कि 10.962 किलो जूल, ये आपके पास जवाब आता है। मैंने कहा आपसे कि R की वैल्यू अगर खुद से सिलेक्ट करनी है तो किलो जूल ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। किलो जूल में ही इसको कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन लॉग एंटी लॉग फिर बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो आपको ज़रूर आना चाहिए। लॉग एंटी लॉग के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में अड़ सकते हैं, आप यहाँ भी उलझ सकते हैं। पहले सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में नहीं था, इस साल सॉलिड स्टेट को सिलेबस में दोबारा से ऐड किया गया। लेकिन अब जैसे बोल रहे हैं कि CBSE अपने सिलेबस को कट शॉर्ट कर सकती है, तो अगर CBSE सिलेबस को कट शॉर्ट करती है तो मे बी वहाँ पर भी कोई ना कोई बदलाव आ सकते हैं। अब देखने की बात है कि वो बदलाव आते हैं नहीं आते, क्या है क्या नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स तो ज़रूर रहेगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसीलिए लॉग एंटी लॉग को आपने हरगिज़ नहीं भूलना, ये आपको हर हालत में करना है। ये दो न्यूमेरिकल हो गए हमारे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की और कोशिश करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट मार्क करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अ सर्टेन रिएक्शन 50% completed in 20 minutes at 300 Kelvin, and same reaction 50% completed in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate EA if it is first order. ना बच्चों ये न्यूमेरिकल एक आध बार तो शुरुआत में जिन बच्चों का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है ज़रूर उन्हें परेशान कर सकता है। आखिर गिवन क्या क्या है? कहा गया कि एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 20 मिनट में। 50% का मतलब T हाफ 20 मिनट, T हाफ 20 मिनट एट टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर T1 300 केल्विन। वही रिएक्शन फिर 50% कंप्लीट हुई यानी T हाफ दोबारा से, और अब कितना है 5 मिनट और हाई टेम्परेचर 350 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। हम अच्छे से जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। फार्मूला यही है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, आपको क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, है आपके पास। आर आप निकाल ही लोगे 8.314 इंटू 10⁻³ के चाहिए, के नहीं है।
के की वैल्यू नहीं है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, यानी हमें लो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट चाहिए और हमें हाई टेम्परेचर पे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। क्या करें, कहाँ से आएगा, सोचो, याद करो, याद आया कुछ? टी हाफ है, टी हाफ से के निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, याद है ना फार्मूला? लो टेम्परेचर है तो इसको मान लेता हूँ K1 और टी हाफ कितना, 20 मिनट, तो K1 हो गया मेरे पास ये 0.693 अपॉन 20। ऐसे ही K2 0.693 अपॉन टी हाफ, और उसका टी हाफ कितना है, 5, उसका टी हाफ 5। तो मैंने यहाँ पर K1 निकाल लिया, K2 निकाल लिया टी हाफ की हेल्प से, और अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं वैल्यू पुट होती है कि नहीं। K2, सो आई कैन से log 0.693 अपॉन 5, ये K2 हो गया। K1 दिस इज 0.693 अपॉन 20। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है 2.303, आर हमें पता ही है हमें कितना मानना है, तो मैंने बताया आपको। T2 हाई टेम्परेचर 350, T1 300 और डिवाइडेड बाय 350 इंटू 300। ये वैल्यू पुट कर, देखने में ज़्यादा ज़रूर लगती हैं, लेकिन जब लिखोगे ना तो अपने आप बनती जाएंगी। 693 से 693 कैंसिल आउट हुआ, 4 पे चला गया, और log 4 0.6020, और बस ये वैल्यू को इधर 2.303 जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, 10⁻³ 350 300 डिवाइडेड बाय 50, 350 माइनस 350 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और ये सॉल्व करके 24.21 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्लासिकल न्यूमेरिकल हैं। ऐसे न्यूमेरिकल को कभी भी किसी भी हालात में स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सॉल्व होते हैं, आसानी से सॉल्व होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। और देखो, कोई चीज़ सॉल्व होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आसान ही है, वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक ज़रा होमवर्क में क्वेश्चन लो, होमवर्क में एक क्वेश्चन लो। गिवन दैट टेम्परेचर कॉफिशिएंट, भूलना नहीं, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताया था। फॉर अ रिएक्शन इज 1.75, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, और आंसर है 42.70 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आंसर है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ये आपको बताना है। हिंट में देता हूँ आपको, टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैंने बताया था रेट एट T+10 एंड रेट एट T केल्विन। इस रेशो को टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, ये मैंने बताया था। और एक बात मैंने साफ साफ और बताई कि टेम्परेचर अगर हमें मेंशन ना हो तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं रूम टेम्परेचर, अगर हमें मेंशन नहीं है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मेंशन नहीं है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ये मान लिया कि T1 हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आपने केल्विन में बदला, और ये हो गया 298 केल्विन। और T2 है हाई टेम्परेचर इन T+10, जितना ही टेम्परेचर आया इसमें 10 डिग्री ऐड कर दिया T+10, यानी 298 + 10 तो कितना हो गया 308 केल्विन। हिंट के तौर पे बता रहा हूँ ताकि ये न्यूमेरिकल, जिसको एक टेक्निकल न्यूमेरिकल माना जाता है, आपके लिए टेक्निकल ना रहे, बड़े आसान हो जाए।
तो टेम्परेचर अगर हमें नहीं दिया गया तो उसको 25 डिग्री पूरे चैप्टर में, और T2 हाई टेम्परेचर T+10 कहा गया है, ये आ गया। और इसके रेशो को ईटा कहते हैं, और ईटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1.75, ईटा की वैल्यू आपको 1.75 दी गई, यानी ये 2 रेट का रेशो है। अब ये बात भी आप जान लो बच्चों कि 1.75 का मतलब क्या हुआ, रेट एट लो टेम्परेचर, रेट एट हाई टेम्परेचर, यानी K2/K1, K2/K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.75। 2 का रेशो है, रेट एट T यानी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और ये कितना आ गया 1.75। R की वैल्यू पता ही है क्या माननी है, T1 और T2 मैंने आपको बता ही दिए, बस वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, और आंसर आपका वो आना चाहिए। सारा हिंट मैं यहाँ आपको दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया, उसका पूरा ही मेथड मैंने आपको बता दिया। ये ज़रूर 100% चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अपीयर हो रही हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस में भी आ जाते हैं। स्टेटमेंट दी होगी, ऑप्शन में आंसर दिए जाएंगे, अगर मेथड जानते हैं तो बता पाएंगे, वरना नहीं, कोशिश ज़रूर करनी है। द नेक्स्ट वन, टाइप 2, नंबर ऑफ टाइम्स rate of reaction changes in presence of catalyst, in presence of catalyst। अभी अभी मैंने आपको ये फार्मूला डिराइव करवाया था, और मैंने खास तौर पे कहा था कि 4 सालों में 2-3 बार ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। 2.303 RT ये है, डेल्टा E है एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस, डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी। R की वैल्यू आप जानते ही हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी, देखो भूलना नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में भी हो सकती है, किलो जूल में भी हो सकती है, और कैलोरीज में भी। तो R की वैल्यू अगर ये जूल में है तो 8.314 इंटू 10⁻³ और ये 2, ये वैल्यूज़ को याद रखना। नाउ मैं सीधा ही वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि ये न्यूमेरिकल आएगा। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 Kelvin 60 kilojoule in presence of catalyst, the activation energy is lowered to 50 kilojoule. Find out change in rate of reaction। अब बच्चों बेटर रहेगा कि पहले आप देख के ही चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने पहली बात तो फॉर्मूला मैंने श्रिंक कर दिया है। बुक में ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़े मेथड से सॉल्व होता है। मैं कहूँगा बुक में आप कैटलिस्ट वाला न्यूमेरिकल तो देखो, स्टेटमेंट देखो और आंसर देखो, मेथड मत देखो, मेथड अवॉइड करो, मेथड यही वाला अप्लाई करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलो जूल है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 50 हो गई। आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना गुना चेंज आया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया जाए, मैं इसी फार्मूले को चलो यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ कि भाई मेरा फार्मूला ये है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या बनेगी। नाउ लेट्स सी, नाउ दिस इज एंटी लॉग डेल्टा ई का मतलब चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। पहले 60 थी, अब 50,
तो डेल्टा ई कितना हो गया, चेंज 60 माइनस 50 कितना हुआ 10, और यूनिट क्या है किलो जूल, 10 किलो जूल। तो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल, 2.303, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है तो आर भी किलो जूल में, यानी 8.314 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। टेम्परेचर गिवन है दैट इज 300। बस अब इसको सॉल्व करना है और एंटी लॉग लेना है। ये आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.7409 और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 55 टाइम्स। ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो 55 गुना का फ़र्क पड़ेगा, 55 टाइम्स का वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। मुश्किल नहीं, एक दो तीन लाइन में ख़त्म हो जाने वाला न्यूमेरिकल, अगर प्रॉपर प्रोसीजर जानते हैं। वरना यही न्यूमेरिकल परेशान भी करता है, अगर प्रॉपर प्रोसीजर ना जान के अपना थोड़ा सा हार्ड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया तो ये परेशान करता है। यहीं पर होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। एट 27 डिग्री in presence of catalyst activation energy is lowered by 2 kilocalorie. Calculate change in rate of reaction। और इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का जवाब है आपके पास 28 टाइम्स। टेम्परेचर गिवन है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंज हुआ किलो कैलोरीज में है, किलो कैलोरीज में है तो बेशक से इसको कैलोरी में बदल लेना। अगर एक कैलोरी में बदल जाएगा तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लेना। यही जवाब आपके पास बनेगा, ये आंसर आपके पास बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। होमवर्क में मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ और ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये न्यूमेरिकल भेज दूँगा, जैसे पिछले कुछ लेक्चर के दौरान मैंने सेंड किया था। इनका ले लेना है आपने स्क्रीनशॉट। जैसे देखना, पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, यानी इस इक्वेशन डेराइव करना था। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी log K2/K1 E/2.303 RT T2 - T1 T1/T2 डेराइव करना। सेकेंड क्वेश्चन अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। इसका जवाब है 52.8। जवाब नोट कर लेना। आंसर मैंने क्या बताया इसका 52.8, ये मैंने इसका जवाब बताया है। इसका आंसर नोट कर लेना 52.8, ये इसका आंसर यहाँ पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, और इसके अंदर भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर इसका गिवन है, आंसर गिवन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ऐसे ही ये 3 क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट के इतना, एक्टिवेशन एनर्जी इतना, वो टेम्परेचर बताना है जब के इतना होगा। यानी एक टेम्परेचर T1 गिवन है आपको, T2 आपको निकालना है, उसी फार्मूले से निकालेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट को देखें, टाइम रिक्वायर फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दी गई है, 25% दी गई है, यानी यहाँ से आपको K की वैल्यू निकालनी है, K1 K2। जैसे मैंने अभी T 50% वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी तरह से K1 K2 निकालना है, वैल्यू पुट करनी है। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये यहाँ पर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का ही एक क्वेश्चन है आपका। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल
एक एक न्यूमेरिकल को सही ढंग से करने की कोशिश करना। प्रोसीजर मेथड मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता ही दिया है। काइनेटिक्स की वर्कशीट जो मैंने पहले आप बच्चों के पास सेंड की थी, उसमें क्वेश्चंस को एनसर्कल किया गया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो वर्कशीट चैप्टर वाइज एनसीईआरटी वर्कशीट सेंड की गई हैं, हर एक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एनसर्कल कर दिया गया है। आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें, ऐसे क्वेश्चन को किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। जाते जाते एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन और लेंगे आप यहाँ पे। द एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction twice Hi gives you H2 plus I2 is 209.5 kilojoule at 581 Kelvin. Calculate fraction of molecule having effective collisions। आंसर है आपका 1.471 into 10⁻⁻⁹। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव निकालना है। और ये कहाँ से निकालेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आज ही आपको डेरिवेशन करवाया है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, एंटीलॉग -E/2.303 RT। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी ही गई है और R आप जानते ही हैं कितना लेना है। बस इस बात को जानते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। लेकिन लॉग एंटीलॉग मस्ट हैं, उसके बिना ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जितनी चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छे से किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।